जातियों में गण्य बना दिया। आप जानते हैं कि जापान के साथ क्या हुआ था? वहाँ हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था और उसके बाद जापान ने इसका जवाब बहुत ही ज़ोरदार दिया था। जैसे ही उसने अपना जवाब विश्व के सामने रखा, उसने भी अपने मिसाइल छोड़े और दूसरे देशों को तबाह किया। तब उसकी गणना, जब उसके पास शक्ति आ गई, तब उसकी गणना सभ्य जातियों में की जाने लगी। तो क्या यह पैमाना है लोगों के सभ्य होने का? लेखक ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग जवाब दे देते हैं, क्या वे सभ्य कहलाते हैं? और हम भारतीय जो हर चीज़ का प्रतिकार नहीं करते, जवाब नहीं देते, क्रोध नहीं करते, तो क्या हम सभ्य नहीं कहलाएंगे? लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। आप जानते हैं कि जब हम बेवकूफ़ों की संज्ञा या कह लीजिए विशेषण देते हैं तो लोग कहते हैं गधा है, बैल है। इन संबोधनों से संबोधित करते हैं। बैल मतलब बेवकूफ़, गधा मतलब महाबेवकूफ़। लेखक यहाँ कहते हैं कि गधा उससे कम गधा है, वह कौन है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। लेखक इन पंक्तियों में यह बताना चाहते हैं कि बैल, जैसा कि उन्होंने पहले की पंक्तियों में कहा था कि गधे जो है उनमें ऋषि मुनियों के गुण है। वह क्रोध नहीं करते, जैसा दो वैसा खा लेते हैं, प्रतिकार नहीं करते, कुछ हानि नहीं पहुंचाते। अगर आप उनको हानि पहुंचाते हैं तब भी, तो सामने जो उसके सामने जिससे उसकी तुलना की जा रही है कि क्या बैल सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है या फिर गधा ज़्यादा बेवकूफ़ है, तो सरल कौन है, बैल या फिर गधा? तो लेखक का यह कहना है कि बैल जो है वो कभी कभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का जवाब भी देता है, लेकिन गधे कभी जवाब नहीं देते। बैल कभी कभी मारते भी हैं, सींग भी चला देते हैं, लेकिन गधे जो हैं वो हमेशा चुपचाप रह जाते हैं। इसी संदर्भ में कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेखक ये कहते हैं, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों ही एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि झूरी नामक एक किसान है जिसके पास हीरा मोती नाम के दो बैल हैं, जो दिखने में भी बहुत सुंदर पछाई जाति के और काम करने में भी बहुत अच्छे, शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी थी। दोनों साथ में रहते हुए उनमें भाईचारा हो गया था, और इतना कि आपस में वो मूक भाषा में बात कर लिया करते थे, जिससे कि शायद मनुष्य वंचित है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य में बोलने की शक्ति होते हुए भी मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाता। लेकिन इन बैलों में यह बोलने की शक्ति नहीं है, फिर भी वह एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपनी आत्मीयता प्रकट करने के लिए वे कभी सींग मिला लिया करते, कभी एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपने प्रेम को प्रदर्शित करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस प्रकार ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल
हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गाय को ससुराल भेज दिया। बैलों का क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों चाहते थे कि एक दूसरे का बोझ हल्का कर दें, और जब भी उन्हें खोला जाता खाने के लिए तो दोनों साथ में नाद में मुंह डालते, मतलब खाना भी एक साथ खाते। जैसे मनुष्य में होता है कि साथ में एक साथ खाना, अगर दोस्ती है तो घूमना फिरना सब कुछ एक साथ, वैसे ही ये दो बैल आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन एक समय आया जब इन दोनों को झूरी ने उसके सालों के हाथ उसके घर भिजवा दिया। लेकिन उसे गया नाम था उसके साले का, तो उसे अपने घर ले जाने में उसे पसीने आ गए। मतलब कहने का कि दोनों बैलों ने उसे बहुत परेशान किया। रास्ते में पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे से को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो हम और कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? इन पंक्तियों से यह समझ में आता है कि झूरी के साले गया का स्वभाव अच्छा नहीं था उन दोनों बैलों के साथ, और झूरी ने उन्हें क्यों दे दिया था गया को, यह भी ये दोनों बैल नहीं जानते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें बेच दिया गया है, और रास्ते भर वे गया को परेशान करते रहे जब तक कि वह घर न पहुंच गया, और अपनी मूक भाषा में बात करते रहे कि हमने तो कभी किसी चीज़ के लिए कहा भी नहीं। जैसा दाना पानी चारा मिला हमने वही खा लिया और बड़े प्रेम भाव से रहते थे। फिर हमें क्यों इसके हाथों बेच दिया गया? क्यों इस जालिम को सौंप दिया गया? आगे लेखक लिखते हैं कि संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जब व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आ जाता है, किसी के ऊपर संकट आ जाता है, तो अपने आप उसकी शक्तियां उससे बाहर निकल के लिए दो गुनी बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही उन दोनों बैलों के साथ हुआ। इतना मजबूत पगहा होने पर भी, गर्दन में लगी रस्सी इतनी मजबूत होने पर भी वे दोनों वहां से तुड़ाकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें वह स्थान पसंद नहीं आ रहा था। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया
प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। सुबह 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 जब झूरी ने उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों बैल उसके घर आ गए हैं, पांव कीचड़ में सने हुए हैं और आंखों में द्रोह में स्नेह, मतलब कहीं एक विद्रोह की भावना है कि क्यों हमें वहां भेज दिया, और स्नेह भी है कि हम तुम्हारे बगैर वहां नहीं रह सकते। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उसे गले लगा लिया। और प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे दोनों बैल वापस यहाँ आ जाएंगे इस तरह रातों रात, लेकिन वो दोनों बैल अपने मालिक से इतना प्रेम करते थे कि वे वहाँ रह नहीं पाए और रात में ही पगहे को तोड़कर वे झूरी के पास आ जाते हैं। गांव के बच्चे खुश होते हैं। इस अभूतपूर्व ये बहुत ही अलग सी घटना थी कि कोई बैल अपने मालिक से इतना प्रेम करता है कि वह यहाँ तक पहुँच गया था। ऐसे भी जानवर जो होते हैं वो मनुष्यों से ज़्यादा स्वामी भक्त होते हैं।